हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेवल 1 एचआरएम। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट 9 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने मिलेनियम डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नीति आयोग और नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज वाला हमने किया था। ठीक है, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज अगर आपने नहीं देखी तो जाके उस वीडियो को जाके देखो, क्योंकि अभी आपका क्या चल रहा है, लास्ट टाइम चल रहा है और ये सारा हमारा डिटेल है, बेसिक्स से मैंने आपको कराया है। ठीक है, देन आज हम करने वाले इन्वायरमेंटल इशू एंड ह्यूमन इम्पैक्ट, मतलब ह्यूमन और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। ठीक है, जैसे कि हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो गई, ठीक है, वो वाला हम करने वाले हैं। देन हम इन्वायरमेंटल इशू मतलब पॉल्यूशन एंड वेस्ट को डिटेल में करने वाले हैं। तो देखो, आज अभी अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जो कि आपकी सिलेबस का सेकंड टॉपिक है। देखो क्या होता है एंथ्रोपोजेनिक, क्या होता है एंथ्रोपोजेनिक, होता है स्ट्रिक्टली मींस ह्यूमन कॉज। जो ह्यूमन कॉज के द्वारा जो आप पॉल्यूशन क्रिएट करते हो उसे हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं। प्लीज कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसका आप माइंड में रखना। अगर सपोज करो कोई वोल्केनो इरप्ट हुआ तो ये तो नेचुरल है। अगर कोई आपने कोई फैक्ट्री सेटअप करी, उसमें से गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। और जो आज का एरा है ना, हम किस में जी रहे हैं, एंथ्रोपोनस पोशन इपोश में जी रहे हैं। तो कभी कभी इसका मतलब पूछ लेता है कि क्या होता है, बिकॉज हम जो एंथ्रोपोशन इपोश क्यों है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी अब क्या हो गए, नाउ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। अब ह्यूमन इतना एक्टिविटी कर रहा है कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे क्लाइमेट पे, इन्वायरमेंट पे। जैसे आप देख रहे हो फैक्ट्री जहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रही है सबसे पहला, और आपके जितना भी केमिकल एक्सपोज हो रहे हैं अपना, ठीक है, पॉल्यूशन हो रहा है, गैसेज इमिट हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं अब ज्यादा ह्यूमन का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। इसी कारण जो आज की डेट में आप देख रहे हो ना, कभी तूफान आ रहा है, कभी स्टॉर्म हो गया आपका, ठीक है, कभी आपकी बिजली कड़क रही है, देन कभी आपकी बारिश हो रही है, देन अचानक फिर से गर्मी हो रही है। तो ये किसका रीजन है, क्योंकि हम ज्यादा ह्यूमनली इन्फ्लुएंस हो गए, ह्यूमन ने बहुत नेचुरल को बहुत हार्म किया है। ठीक है, देन अगर देखो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, पॉपुलेशन वर्सेस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दैट्स व्हाई पुट दिस क्वेश्चन। तो असेसन क्या कहला है, पॉपुलेशन कंट्रोल डायरेक्टली स्टॉप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो असेसन निकल के जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रहा है, हमारा डायरेक्ट स्टॉप करता है इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन। ठीक है, ये सच है। रीजन क्या बोला, क्योंकि इनका जो पॉपुलेशन इन्वायरमेंट है ना, इनका रिलेशनशिप क्या कॉम्प्लेक्स है। जित एक स्मॉल हाईली इंडस्ट्रियलाइज पॉपुलेशन ज्यादा डेंजर है देन द लार्ज पुअर पॉपुलेशन। मतलब जो इंडस्ट्रियलाइज है वो ज्यादा पॉपुलेशन मतलब पॉल्यूशन कर रही है रेदर देन द पुअर पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन ये है क्योंकि आपको पता है कंजप्शन मैटर करती है जस्ट एज ए पॉपुलेशन साइज। ठीक है, रिसोर्स कंपल्सन साइज जितना ही मैटर करता है। देन देखो सोर्सेज नेचुरल, अगर आपको नहीं मार जा रहे तो आप, मैंने आपके लिए इतने अच्छे अच्छे डायग्राम ला के रखे हैं कि एक बार आप माइंड में देखो तो आप उसको भूल नहीं सकते। देखो नेचुरल इमिशन हुई तो ये एंथ्रोपोजेनिक नहीं है, ये नेचुरल बेसिस है। और एंथ्रोपोजेनिक हुई तो ये ह्यूमन है। तो ट्रैप बॉक्स सोर्स मैटर नॉट जस्ट अ गैस। अब गैस कहाँ से निकल रही है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सोर्स के थ्रू आ रही है, उससे हमें पता चला सकते हैं कौन सी एक्टिविटी है। ठीक है, देन कम टू द एग्रीकल्चर डिफॉरेस्टेशन। देखो अब इसमें आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है एल्बेडो इफेक्ट। तो आपको पता है एल्बेडो इफेक्ट क्या होता है, एल्बेडो इफेक्ट होता है कि जैसे सपोज करो आप फॉरेस्ट को काट रहे हो, तो क्या होगा, डी फॉरेस्ट को काटना मतलब जब आप फॉरेस्ट काटते हो तो उसे डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं ना। तो आपकी क्या हुई कि जो हमारी जो अर्थ है वो क्या कर रही है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो चेंज हो रही है। क्यों, अगर ज्यादा फॉरेस्ट था तो आपका क्या हो रहा था, ज्यादा कार्बन सिंक हो रहा था। अब कम फॉरेस्ट है तो कम कार्बन सिंक हो रहा है, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर डायरेक्टली राइज हो रहा है, जो कि आज की डेट में हो रहा है। तो याद रखिएगा, जब डिफॉरेस्टेशन ऑल्बिडो इफेक्ट पूछ लेता है, प्लीज अच्छे से पढ़ो। कटिंग डाउन द फॉरेस्ट चेंज, सपोज आपने फॉरेस्ट को काटा तो चेंजेज हो रहा है, हमारी जो अर्थ है वो ऑब्जर्व करी ना सनलाइट, मतलब एल्बेडो है। तो अगर कम फॉरेस्ट रहेगा तो कम कार्बन सिंक होगी, कम कार्बन सिंक होगी तो टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा। ठीक है, पहला तो ये देखो। अब हम आते हैं दूसरा, एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग बोली हूँ ना मैं आपको। अब दूसरा है आपका पैडी कल्टीवेशन। पैडी, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पैडी होता है मतलब जो हमारी धान की खेती होती है, राइस पैडी। तो जो उसमें रुका हुआ पानी, आपने देखा कि जो धान का जो राइस जो पैडी होती है उसमें हम क्या करते हैं कि आप उसमें पानी रुक जाता है। ठीक है, आपने देखा वो जहां जहां पे बहुत ज्यादा बरसात होती है, जहां बाढ़ आती है, वहीं पे हमारे ये पैडी कल्टीवेशन होता है। तो उन्होंने, इसका मतलब ये है कि जब पानी रुकता है ना तो उसमें क्या होता है, अनएरोबिक कंडीशन जनरेट होती है। मतलब वहां पे क्या होगा, मिथाइन जनरेट होती है, मिथेन CH4, जो कि एक क्या है हमारा, एक मासिव एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है ना। इसके साथ साथ और क्या होगा, आपकी नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन
जो हम सॉइल नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन भी एक्सेस यूज करने से क्या होगा, आपका जो इमिशन होगा, जो नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन और डिस्ट्रॉय कर देगी सॉइल को, केमिस्ट्री को, मतलब जो नाइट्रेट ऑक्साइड है उससे भी वो भी इमिशन बढ़ाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज सॉइल केमिस्ट्री टू डिस्ट्रॉय करके नाइट्रेशन ऑक्साइड को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसको भी वो बढ़ाता है, मतलब NTO बढ़ाता है और CH4 बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्रीकल्चर डिफॉरेस्टेशन। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किसका पढ़ा था, आपको याद हो, सबसे पहले हमने पढ़ा था एंथ्रोपोजेनिक होता क्या है, देन हमने एग्रीकल्चर डिफॉरेस्टेशन। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन और वाटर सिस्टम। तो आपको पता है, अब सबसे पहले हम देखेंगे सिटी एंड फैक्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर देखो, एक होता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, इसको देख लेना, UHI इफेक्ट बोलते हैं। ये क्या करता है, ये शहरों के जो कंक्रीट होते हैं ना, उसको हीट को ऑब्जर्व करता है, जिससे क्या क्या बनता है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बनता है, और सिटी रूरल एरिया से ज़्यादा गर्म हो जाती है। आपको पता है जो हमारी रूरल एरिया में तो तब भी टेम्परेचर मेंटेन होता है, वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, लेकिन सिटी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आपने देखा होगा। देन कॉइल और ये वाला इफेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कंक्रीट और एस्फल्ट जो सिटी में है वो हीट ऑब्जर्व करती है, देन अर्बन एरिया को ज़्यादा गर्म, आपने देखा हो जो अर्बन एरिया जैसे गाजियाबाद हो गया, दिल्ली NCR हो गया, नोएडा हो गया, ये ज़्यादा गर्म है रेदर देन द विलेज एरिया। ठीक है, बस ये UHI इफेक्ट है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है। देन इसको याद रखो। देन दूसरा है थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट का क्या कंसेप्ट है, आपको पता है जो कोयल फायर पावर है, ठीक है, प्लांट निकलने वाले फ्लाइएस को डिस्पोजल करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लेता है वो। ठीक है, कि थर्मल पावर प्लांट से जो फ्लाइएस निकलता है ना, उससे क्वेश्चन पूछता है। तो सपोज करो एग्जाम्पल, बर्निंग कॉयल प्रोड्यूस फ्लाइएस। ठीक है, अगर आपने कॉयल को जलाया तो क्या हुआ, फ्लाइएस आई। ठीक है, तो NTA कैसे पूछेगा, हाउ टू सेफ्टी डिस्पोज इट, हम कैसे कर सकते हैं। तो यस, आप इस एस को कैसे यूज करने हो, ब्रिक बनाने में यूज कर सकते हो, देन वेस्ट लैंड डेवलपमेंट में कर सकते हो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, बड़े बड़े जंगलों में छोटे छोटे मतलब ये इन चीज़ों को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर कर सकते हो, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में और वेस्ट लैंड डेवलपमेंट में। ठीक है, देन अब आते हैं कंस्ट्रक्शन, ये हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि ये क्या करती है, जो हमारे जो लार्ज फॉरेस्ट है उन्हें ना स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बड़े जंगलों को छोटे छोटे पैचेस में तोड़ देती है, और इससे क्या होता है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, और ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का नंबर 1 रीजन है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन साइड में क्या किया, बस बड़ा सा फॉरेस्ट है तो उन्होंने पर्टिकुलर प्लेस पर बना लिया, फिर पर्टिकुलर प्लेसेस पर बना दिया, जिससे क्या हो गया, हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस में गई। ठीक है, अब आते हैं हम अल्टरिंग वाटर सिस्टम पे। तो आपको पता है इसका है कि हाउ ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे हमारी जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी के कंसिक्वेंसेस वो से पूछ लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो डैम क्या है, नेचर रिवर और फ्लो फिश माइग्रेशन को ब्लॉक करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि डैम कंस्ट्रक्शन क्या करता है, अल्टर द नेचर फ्लो ऑफ रिवर एंड ब्लॉक फिश माइग्रेशन रूट एंड क्रिएट ए स्टैग्नेंट रिजर्वियर दैट इमिट मीथेन टू सबमर्ज वेजिटेशन रूट। तो अब ये क्या करे, ये क्या करते हैं, जिन्होंने ब्लॉक कर दिया और उनके रिजर्वियर में डूबी जो वेजिटेशन है, मतलब मीथेन छोड़ती है। आपको पता है जब जैसे ब्लॉक कर दिया तो अब वो मीथेन छोड़ा, अब मीथेन छोड़ा तो इंडियन रिवर का सबसे बड़ा किलर इंडस्ट्रियल वेस्ट, आप याद रखेगा क्या है, वो नहीं है इंडस्ट्री वेस्ट नहीं है, बल्कि कौन है, अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज है। ठीक है, क्योंकि ये पानी का क्या करता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ाता है, जिसका मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन क्रैश हो जाती है और फिर सफोकेटेड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चल रहा है। तो याद रखिएगा अल्टरिंग वाटर सिस्टम में कि ये क्या कर, डैम कंस्ट्रक्शन भी आपको ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, जैसे इमिट हो रही है मीथेन, ठीक है, उनको वेजिटेशन रूट्स में। देन अनट्रीटेड सीवेज बिगेस्ट रिवर पॉल्यूटेंट है इन इंडिया में, इनकी इससे क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो रही है, या हाई BOD हो गया, इसका मतलब हाई पॉल्यूटेड हो गया और लैक्स ऑक्सीजन हो गई। जितना हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा उतना ही हमारा वाटर हाईली पॉल्यूटेड होगा और इतनी ही कम उसमें ऑक्सीजन होगी, जिससे फिश जिंदा नहीं रह पाती। अब आते हैं नया कंसेप्ट, ऑयल स्पिल। सनलाइट को ब्लॉक करके मेराइन फूड वेब को बेसिस पे फाइटोप्लैंक्टन को इंस्टेंटली खत्म कर देते हैं। जैसे अब क्या करता है, जो ऑयल है, जो तेल है, वो क्या करता है, सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, जो ऑक्सीजन सरफेस पे इमीडिएटली जो फाइटोप्लैंक्टन है ना, उसको वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे वाटरिंग सिस्टम में हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है।
अब हम पढ़ेंगे वोकेबलरी चीट शीट। यहाँ से 100% आता है। कभी पूछेगा यूट्रोफिकेशन क्या होता है, कभी पूछेगा बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, कभी पूछेगा मीथोमैग्नीपेनिमिया क्या होता है। तो प्लीज मिनामार्टा डिसीज क्या होता है, इनको अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक है, बिना कंफ्यूजन के इनको आप अच्छे से पढ़िए। पहला होता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, व्हेन एग्रीकल्चर फर्टिलाइज रन इनटू द लेक कॉजिंग अ मासिव अलोंग algae bloom that suck all the oxygen out of water killing everything else। तो याद रखिए यूट्रोफिकेशन क्या होगा, एग्रीकल्चर जो फर्टिलाइजर होता है ना वो कहाँ जा रहा है, वो रन ऑफ जो उसमें जाता है ना, पानी में जाएगा। अब पानी में गया तो क्या होगा, अलीग ब्लूम जो होता है वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को सक कर लेता है, और ऑक्सीजन सक करने के बाद डेड जोन बना देता है, मतलब सब कुछ खत्म कर देता है, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन समझ गए, जब आपकी जो हमारा जो खेती का जो फर्टिलाइजेशन है वो हमारी नदी में गया, लहर में गया, उससे हमारा एलिगेशन ब्लूम हुआ, उन्होंने सारी ऑक्सीजन मतलब एब्जॉर्ब कर ली, देन उसने सारा चीज खत्म कर दिया। ये तो हो गया यूट्रोफिकेशन। देन अब आता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन होता है टॉक्सिक केमिकल, जैसे डीडीटी हो गया, मरकरी हो गया। ये क्या होता है, फूड चेन में ऊपर जाते वक्त मल्टीप्लाई होते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें क्या हुआ कि जब आप जैसे स्लो हायरार्की में चढ़ेंगे, जैसे किसी और ने खाया, ठीक, चूहे ने बिल्ली को खाया, बिल्ली ने उसको खाया, तो ये और मल्टीप्लाई मतलब बढ़ता जाता है, ठीक है। तो दे प्रेडेटर टॉप गेट द मोस्ट पॉइजन, तो सबसे ज्यादा इसी में हमारा हाईएस्ट पॉइजन मिलता है, ठीक है। तो आपको जब आपने इस चीज को पढ़ा तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होगा कि एक चेन में आपका वो ट्रांसफर हो रहा है जो कि डबल टाइम्स हो रहा है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन हो गया कि जब एलेक ब्लूम आ गया उसने सारा ले लिया और देन सब कुछ खत्म हो गया। देन मीथोमैग्नीमिया, जिसे हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये एग्जाम में आता भी है, ठीक है। ये कब होता है, जब ह्यूमन ड्रिंक करता है ग्राउंड वाटर, जैसे जिसमें हाई लेवल कंटामिनेट हो, बहुत सारा मिक्सचर हो, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर की वजह से हाई आपको पता है एग्रीकल्चर नाइट्रेट्स है, इसकी वजह से बच्चों में क्या हो जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। देन मिनामाटा डिसीज। मिनामाटा डिसीज क्या होती है आपकी, ये वाटर में इंडस्ट्री मरकरी पॉइजन से होने वाला एक सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो मरकरी से जो होता है उसे मिनामाटा डिसीज बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, लैंड में क्या है, फॉरेस्टेशन में क्या है, रिवर्स में क्या है, हमने सारे स्टडी कर लिया। देखो आपने कुछ खेत से आया, देन इसमें अलीग ब्लूम होगा और सिर्फ मतलब डेड हो गई सारी एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। यूट्रोफिकेशन ये हो गया। बायोमैग्निफिकेशन क्या हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजर होगा एल्गे ब्लूम में, देन डेड। बायोमैग्निफिकेशन क्या हो गया, हमारा टॉक्सिन कंसंट्रेट अप टू द फूड चेन, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसको, तो ये जो इसने इसको खाया देन इसको ने इसको, तो ये क्या होता है, सबसे ज्यादा और डबल टाइम्स पॉइजन इंक्रीज होता है, उसे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ब्लू बम मैंने बताया हाई नाइट्रेट हो जाती है हमारी खेती की वजह से, जिसके बच्चों में ब्लू बम ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाती है। मिनामाटा डिसीज तो मैंने आपको बता दिया, जब आप मरकरी को होने वाला एक जब मरकरी ले लेते हो, वो इंडस्ट्री मरकरी जो आती है, आप उसको पानी को पी लेते हो, देन ये आपको मिनामाटा डिसीज हो जाती है, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं थर्मल पावर एंड फ्लाई ट्रैप। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसे अलग से डाल दिया। देखो कॉइल पावर क्या है, बैकबोन है इंडियन एनर्जी की, आपको अच्छे से पता होगी, इंडियन एनर्जी कॉइल पावर के बेसिस पे होती है। तो ये हमेशा इस पे जो इसी से हमारा क्या बनता है, फ्लाई एस बनता है, ठीक है, जो एस होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब बर्निंग ऑयल होती है थर्मल पावर प्लांट में, तो ये हैवी पर्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस करती है और फ्लाई एस करती है। तो एनटीए कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर द इको फ्रेंडली यूज ऑफ फ्लाई एसेस। तो स्टूडेंट एज्यूम कर लेते हैं कि फ्लाई एस तो प्योरली टॉक्सिक है, तो हम इसे यूज नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग है। नहीं, एग्जैक्ट आंसर आपको पता है कि हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, सोइल कंडीशनिंग में, डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है। अगर ये होता है तो इसके बेसिस पर हम कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया ब्रिक, प्लीज इसको पढ़ लेना, जो मैं लेके आई हूँ इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, डैम एंड वाटर एंड कोल प्लांट की बेसिस पे जो है सारी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन एग्रीकल्चर और ग्रीन हाउस। अब ये क्या चक्कर है, देखो अभी मैंने आपको जस्ट बताया उसी का डिटेलिंग है कि एग्रीकल्चर, जैसे आपको पता है जब हम पैडी कल्टीवेशन करते हैं, राइस फील्ड होती है, स्टेगनेट वाटर क्या होता है, राइस में हो जाता है, जैसे कि हमारा क्या होता है, अनएरोबिक क्रिएट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारे मीथेन होती है। एनिमल हस्बेंड्री जैसे कैटल है, तो आपको पता है काउ एंड बफेलो डाइजेशन इन इंडिया लार्जेस्ट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मीथेन, तो इन्हीं के कारण हमारा सबसे ज्यादा जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है वो मीथेन का यही है,
ठीक है। एम्प्रिक फर्मेंटेशन, केमिकल फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको बताया कि जब नाइट्रोजन बेस्ड अगर आप फर्टिलाइजर यूज करते हो तो ये ऐसा नहीं कि र्यून आपकी मिट्टी को ही नहीं खराब करती, बल्कि ये क्या करती है, नाइट्रस ऑक्साइड देती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस के 300 टाइम मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन एंड विंटर स्मोक। आपको पता है कि अगर आपने इस तरीके का सेशन क्लियरिंग क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि स्मोक इन एपिसोड कर फ्रीक्वेंटली इन अर्बन एरिया ड्यूरिंग द विंटर, तो आपको पता है कि जो हमारी स्मोक होती है वो कहाँ पे होती है, विंटर एरिया में ज़्यादा उसमें होती है, इस सिटीज़ में ज़्यादा होती है, अर्बन एरिया में ज़्यादा होती है। रीजन बताया कि वहाँ पर लोग बायोमेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं हीटिंग के लिए, डेट्स वाई जो हमारी कोल्ड एयर है वो ट्रैप हो जाती है नियर द ग्राउंड। ठीक है, तो येस बोथ आर ट्रू, बिकॉज आपको पता है ये क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन है। ठीक है, तो आपको पता है कि वहां पे क्यों है, क्योंकि इतना वो कर देते हैं तो वो हमारे जो आपकी जो एयर है, कोल्ड एयर है, वो निकल ही नहीं पाती। ठीक है, देन ट्रैफिक एंड सरफेस ओजोन, याद रखिए कार एग्जॉस्ट रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपको पता है जो कार है, ठीक है, तो हम ट्रैफिक से भी तो होते हैं, तो कार क्या करती है, रिलीज करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। और व्हेन नाइट्रोजन, जब हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारी सनलाइट के साथ रिएक्ट करती है, देन हमारा क्या होता है, सरफेस ओजोन 3। ठीक है, जिसे हम ओजोन बोलते हैं, O3 होती है, किसे, नाइट्रेट ऑक्साइड विद सनलाइट। देन अब एग्जाम्पल क्या बोलिएगा कि ओजोन इज द अपर एटमॉस्फेयर प्रोटेक्टर्स, सरफेस ओजोन इन द सिटी इज डेडली सेकेंडरी पॉल्यूटेंट दैट डिस्ट्रॉय द लंग टिश्यू। तो याद रखिएगा जो ओजोन है उसके अपर एटमॉस्फेयर वो तो हमें बचाता है, लेकिन जो सरफेस ओजोन है, जो मैंने आपको बताया ना, नाइट्रस ऑक्साइड के सनलाइट के साथ जो रिएक्ट होता है, वो सबसे ज्यादा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, जो कि हमारे डिस्ट्रॉय करती है हमारे लंग्स टिश्यू को। ठीक है, देखो वाटर पॉल्यूशन सीवीज रियलिटी, प्लीज ये क्वेश्चन से एग्जाम में पाते हैं, मैंने इसलिए दोबारा रिपीट किया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। उसने ये क्वेश्चन क्या पूछा कि व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया रिवर। आप लोग क्या आंख बंद करके इंडस्ट्रियल वेस्ट मत लगाना, सबसे करेक्ट आंसर है अनट्रीटेड सीवेज। आपको पता है डोमेस्टिक वेस्ट जो आता है हमारी सिटी में, वो हमारा नंबर 1 रिवर को बर्बाद करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। और दूसरा फैक्टर है जो अनट्रीटेड सुविधा है, उससे ऑक्सीजन भी क्रैश हो रही है। ठीक है, कैसे हो रही है, वो हमारा रिवर में आया, देन रिवर में आया, जैसे उसने बैक्टीरिया ने उसे फीड कर लिया, जैसे उसने फीड कर लिया तो वो और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में थी उन्होंने सारी फीड कर दी, जिससे क्या हुआ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारी बढ़ गई। तो याद रखिएगा जितना हाई बीओडी होगा उतना हाई पॉल्यूटेड वाटर होगा, और जितना हाई पॉल्यूटेड वाटर होगा उतनी डेड हमारी फिश हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता केमिकल बहुत ज्यादा चला गया। देन इंडोर एयर पॉल्यूशन हजार कोर इशू इन रूरल एरिया में क्या होता है, बर्निंग बाय मास। ठीक है, जैसे वुड हो गया, ठीक है, काउ डंग हो गया, क्रॉप रेजिड्यू हो गया, आपने देखा ईंधन को जलाते हैं, जो गाय के डंग होते हैं उनको भी यूज करते हैं। तो इस कारण भी, क्योंकि इतना वेंटिलेशन होम में होता नहीं है, जिससे क्या होता है बहुत सारी रेस्पिरेटरी हजार्ड्स होते हैं सीवियर लेवल पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए, जैसे एक असर्शन है कि इंडोर एयर पॉल्यूशन is a serious health hazard region, the dispersal of air pollution is highly limited to indoor environment। तो कंक्लूजन बोथ आर ट्रू, आर इज करेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि जो वहां पे क्या होता है, इतना अच्छा वेंटिलेशन नहीं होता होम में, तो वो क्या कहते हैं, जो एयर पॉल्यूटेंट डिस्पर्स जो बाहर जाता है वो थोड़ा लिमिटेड बेसिस पे होता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी रेस्पिरेटरी हजार्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो इंडोर पॉल्यूशन ऑफन डेडलियर बिकॉज ऑफ टॉक्सिक गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड हैव नाउ हियर टू एस्केप। ठीक है, तो आपको पता है कि जितना होता है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है। अब हम नए आते हैं पॉल्यूशन पे। तो हमने जितनी भी एंथ्रोपोजेनिक की एक्टिविटी थी, नदी से, आपके फॉरेस्ट से, एग्रीकल्चर ट्रिप से, सारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पॉल्यूशन के बेसिस पे पढ़ेंगे। अब देखो पहला क्या है, नॉइज पॉल्यूशन, प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा। नॉइज पॉल्यूशन क्या है, तो याद रखिएगा, पहले तो इस टर्मिनोलॉजी को याद करो, CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने एक नॉइज की लिमिटेशन लगा रखी है, जो कि हर एग्जाम की हर सेकंड साइकिल में पूछता ही है कि डे टाइम टू नाइट टाइम में कितनी लिमिटेशन होगी, नाइट टाइम में कितना होगा, मतलब इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो इसको अगर आज हम इसे अच्छे से स्टडी करेंगे, तो आपको पता है डे टाइम क्या हो गया हमारा 6 AM टू 10 PM, नाइट टाइम क्या होगा 10 PM टू 6 AM। ठीक है, ये होता है। अब जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने नॉइज लिमिट लगा रखी है। तो अगर NTA पूछे व्हाट इज द स्टैंडर्ड नॉइज लेवल प्रपोज बाय CPCB फॉर रेजिडेंशियल एरिया ड्यूरिंग द नाइट, तो इस तरीके से पूछा है रेजिडेंशियल एरिया में नाइटिंग का क्या हुआ। अब अगर आप एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हो तो आप इसमें गैस नहीं कर सकते, तो 45 dB है। साइलेंट जोन डेफिनेशन क्या है, अगर एरिया अप टू 100 मीटर अराउंड हॉस्पिटल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या कोर्ट है, तो वो साइलेंट जोन में आएगा। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे कि कितनी लिमिट किसकी।
देखो अब हम पढ़े साइलेंट जोन का जो होता है हमारा एरिया बेस्ड नॉइज स्टैंडर्ड डेसिमल लिमिट है। तो साइलेंट जोन का हो गया हमारा डे 50 dB, नाइट 40 dB, याद रखिएगा। ठीक है, तो साइलेंट जोन में क्या होगा, जैसे हॉस्पिटल हो गए, कोर्ट्स हो गए, स्कूल के 100 मीटर के एरिया में हो गए, तो वहां पे हमारा इतनी लिमिट है, 50 dB दिन में रखो और रात में 40 dB रखो। ठीक है, ये हमारा लेवल 4 है। लेवल 3 का अगर हम रेजिडेंशियल एरिया की बात करें तो दिन का हमारा 55 है और नाइट का हमारा 45 है। ये ज्यादातर पूछ लिया जाता है क्योंकि नाइट में हमारा इसका 45 रखा है। देन ऐसे कॉमर्शियल एरिया है तो वहाँ पे 65 डे का है, नाइट का 55 dB है। जैसे हमारा इंडस्ट्रियल एरिया वो डे का 75 है, नाइट का 70 dB है। तो इस तरीके से हमारा ये होता है। अब हेल्थ कनेक्शन कैसा है, अगर एक बात बताओ, वो कंटिन्यूस नॉइज रहेगा तो सिर्फ कान खराब नहीं होते बल्कि हमारी बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा लाउड म्यूजिक बजेगा तो आपके हेडेक होने लग जाता है, जैसे क्या होता है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं एयर पॉल्यूशन पे। तो अगर एयर पॉल्यूशन अगर आपको पढ़ना थ्रू द एयर से होते हैं तो इसके दो सोर्स होते हैं, या तो एक प्राइमरी होगा और एक हमारा सेकेंडरी होगा। तो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी जो सोर्स होता है वो हमारा डायरेक्टली निकलता है। ठीक है, पॉल्यूटेंट सोर्स से डायरेक्टली निकलता है, जैसे इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, जैसे टेल पाइप्स हो गए, चिमनी हो गई, फायर्स हो गई, इनसे जो डायरेक्टली इमर्ज होगा वो हमारा प्राइमरी कहलाएगा। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से प्राइमरी हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, पर्टिकुलेट मैटर है 2.5 to 10, ये सारा हमारा कौन सा है, प्राइमरी सोर्सेज है। देन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करें तो ये जो हवा में जो प्राइमरी गैस के रिएक्शन के साथ बनता है, ये डायरेक्टली इमिटेड नहीं हो रहा बल्कि ये कैसे हो रहा है, दे आर फॉर्म ऑफ एयर व्हेन प्राइमरी पॉल्यूटेंट रिएक्ट विद द, जब हमारा जो प्राइमरी आएगा जैसे अभी हमने पढ़ा सारा, और वो हमारा जब सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनता है। तो आपको क्या याद रखना है, सरफेस ओजोन मतलब O3 जो मैंने आपको बताया था। देन एक जो हमारी नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो सनलाइट के साथ अगर रिएक्ट करती है तो हमारा ओजोन 3 बनता है। ठीक है, तो पेरोक्साइड नाइट्रेट, ठीक है, PN बोलते हैं। एसिड रेन हो गई जो सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ मिलकर रखती है। देन फोटोकेमिकल स्मोक हो गए, ये हमारी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अब इसमें PYQ कैसे पूछ लिया जाता है, NTA दे देगा आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्रोपोस्फोर, ओजोन, पर्टिकुलेट मैटर। अब वो पूछेगा कौन सा सेकेंडरी है, तो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड है नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड है नहीं, तो अब आपके पास कौन सी है, ट्रोपोस्फोरिक ओजोन है। ठीक है, तो सेकेंडरी पॉइंट से हमेशा आपका आंसर कैसे रहेगा, ओजोन या आपका पेरोक्साइड नाइट्रेट। देखो इस तरीके से बॉक्स में अगर आपको नहीं समझ में फिर भी देखो, प्राइमरी जो डायरेक्ट गाड़ी से निकल रहा है, डायरेक्ट चिमनी से निकल रहा है, ये प्राइमरी है। तो याद रखो कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर जो डायरेक्टली आ गई। ठीक है, देन इसने क्या किया, सन के साथ रिएक्ट किया, जैसे ही सन के साथ रिएक्ट किया जैसे हमारा सेकेंडरी आ गया, सरफेस ओजोन मतलब O3, पेन, एसिड रेन, फोटोकेमिकल स्मोक। तो याद रखिएगा जब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो ओजोन और पेन को अच्छे से याद रखिएगा। देन अब हमारा एक लिस्ट आ गया। तो आपको पता है एयर क्वालिटी जो इंडेक्स होते हैं पॉल्यूटेंट, वो हमारे कितने एग्जैक्टली 8 पॉल्यूटेंट है, याद रखिए एग्जैक्टली 8 ही आते हैं, जो कि हमारा PM10 कोर्स डस्ट पार्टिकल जो होता है। देन हमारा कौन सा होता है, PM25 पर्टिकुलेट मैटर फाइन डस्ट पार्टिकल, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सरफेस ओजोन, अमोनिया एंड लीड। ये हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्शन के 8 मेजर सोर्स हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन पॉल्यूशन और उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होते हैं, तो देखो जैसे ही आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हाई लेवल पे होंगे तो अब आपका क्या होगा, एसिड रेन होने लग जाएगी। ठीक है, देन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होगा, ओजोन लेयर डिप्लेशन होगी। स्ट्रेटोस्फीयर में आपको पता है ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है ना अल्ट्रावायलेट रे से, तो ये भी हमारा डिप्लेशन हो जाएगा। देन कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पॉल्यूटेंट के कारण क्या होगा, बाइंड ब्लड हीमोग्लोबिन, ठीक है, लीडिंग टू केमिकल सफोकेशन, जैसे सफोकेशन होता है। लीड से क्या होता है, सेंट्रल सीवियस सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलपमेंटल ब्रेन डैमेज इन द, जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम मैंने आपको बताया था, ये हमारे पॉल्यूशन के डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। अब फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, अभी हमने सेकेंडरी है, याद रखिएगा ये भी सेकेंडरी सोर्स है, ये भी सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि ये सनलाइट की रिएक्शन में आ गया। जब आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
और वॉल्केनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब वो सनलाइट के साथ कंपेयर करते हैं तब हमारा अर्बन सिटी में इस टाइम पे जो सनलाइट होती है उसके कारण हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। ठीक है, देन एसिड रेन कब हुआ, जब सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिक्स होती है वाटर वेपर के साथ क्लाउड में, तो वो सल्फ्रिक नाइट्रिक एसिड बनाती है, जिससे कि हमारी रिड्यूस कर देती है पीएच ऑफ रेन वाटर बिलो द 5.6, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द एसिड रेन। तो ठीक है, फोटोकेमिकल का समझ में आएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, देन अब हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन क्या होता है आपका, देखो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, कंटामिनेशन है जो वाटर बॉडीज में होते हैं हमारे, लाइक लेक, रिवर्स, ओशियन, ग्राउंड वाटर में जो ह्यूमन एक्टिविटी, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी ना उनके कारण जो होता है वो हमारा वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। जैसे वाटर टॉक्सिक होगा, अनसेफ फॉर कंजप्शन हो जाता है, देन एग्रीकल्चर और एक्टिविटी लाइफ पे इम्पैक्ट आता है। देखो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉइंट सोर्स और एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। अब पॉइंट सोर्स क्या हो गया आपका, पॉइंट सोर्स होता है जब व्हेन पॉपुलेशन कम फ्रॉम सिंगल आइडेंटिफाइड लोकेशन, जब एक जगह से आपका कोई पॉल्यूशन आता है तो उसे बोलेंगे पॉइंट सोर्स। एग्जांपल, एक फैक्ट्री ड्रेन पाइप डिस्चार्जिंग केमिकल, एक फैक्ट्री से केमिकल आ रहा है रिवर में, तो वो हो गया हमारा पॉइंट सोर्स, हमें पता है कि ये कहाँ से आ रहा है, इसे कैसे सही करना है। देन नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन क्या होगा, व्हेन पॉल्यूशन कम फ्रॉम मेनी डिफ्यूज, बहुत सारी चीजों से आ रहा है और वो स्कैटर सोर्स रेदर देन अ सिंगल, एक सिंगल पॉइंट से नहीं आ रहा, बहुत सारे स्कैटर सोर्सेज से आ रहा है। ठीक है, एग्जांपल जैसे रेन वाटर है, तो वो क्या आ रहा है कि रेन वाटर जैसे पानी, बरसात का पानी हो गया तो एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर आ रहे हैं, थाउजेंड ऑफ फार्म इनटू लेक आ रहे हैं, ऑयल वॉशिंग ऑफ सिटी रोड्स आ गए, वेरी डिफिकल्ट, इसे हम ट्रैक नहीं कर सकते और कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो देखो जो अंडरस्टैंड में पॉइंट सोर्स क्या हो गया, इजी टू ट्रैक, आपको पता है यहाँ से आ रहा है तो आप ट्रैक कर लिया। नॉन पॉइंट सोर्सेज में क्या होगा, वेरी डिफिकल्ट, और ये हमको पता ही नहीं चला, बरसात हुई यहाँ सारा मिलके पानी बरसात का एक जगह हो गया। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, सरफेस वाटर वर्सेस ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। तो आपको पता है सरफेस वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, जो पॉल्यूशन हमारा विजिबल होता है अर्थ सरफेस पे। ठीक है, सपोज करो जैसे रिवर्स हो गए, लेक्स में हो गया, ओशियंस में हो गया, तो ये आपको शो तो कर रहा है कि एटलीस्ट आपकी रिवर गंदी है तो यहाँ पे पॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, देन कोर प्रॉब्लम क्या होती है, क्या है, अनट्रीटेड सिटी सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कि हमारे रिवर लेक्स में ओशियन में आता है, जो कि आपको प्रॉपर विजिबल होता है। ठीक है, आपका जो गंदा पानी जो घरों से निकलता है उससे जब नहीं ट्रीट करते वो भी पानी डायरेक्ट रिवर में चला जाता है। देन ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन क्या होता है, जो वाटर लोकेटेड है हमारे अर्थ सरफेस से नीचे जो वाटर है उसमें क्या होता है, जैसे सोल के ना पोर्स होते हैं, स्पेस होता है, रेड फ्रैक्चर होता है, तो उसमें अंदर जो होता है उसे हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, सपोज करो कि केमिकल जो एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड है, ठीक है, वो आपकी उसमें आया, देन अब वो नीचे चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओपन लैंडफिल लीकिंग डाउन इनटू अर्थ, मतलब अर्थ में जो केमिकल डायरेक्ट जा रहे हैं वो होता है हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इज फार मोर डेंजरस बिकॉज इट इज द, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, ग्राउंड वाटर से आपने पानी निकाला, आपने मोटर लगाई, उसको पी लिया, तो उसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, कोई सनलाइट एयर नहीं है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि आपको पता है इस वाटर को क्लीन करने में बहुत सारे डिकेड्स लगते हैं। तो सरफेस वाटर तो एटलीस्ट आपको शो हो रहा है, देन कर लिया, लेकिन जो पेस्टिसाइड के थ्रू, जो अर्थ में जो पोर्ट्स के थ्रू से जो केमिकल जा रहे हैं वाटर में, वो हमारा ग्राउंड वाटर हो गया। तो लुक एट दिस इमेज, देखो सरफेस लेवल मेजर कॉज है अनट्रीटेड सिटी सीवेज, जो आपका नाले का पानी आया और यहाँ से आपका सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड में क्या हो, इनविजिबल टेक्स, जैसे अब देखो इसमें जो हमारी खेती है, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, एग्रीकल्चर का पूरा जो फर्टिलाइजर तो केमिकल थे वो सारा नदी में आके रह गए, देन ओपन लैंडफॉल हो गई। ठीक है, तो इससे जो अंदर का जो पानी पॉल्यूटेड हो गया, जो अंदर का जो वाटर है वो हमारा कहलाएगा ग्राउंड वाटर। देन पैरामीटर क्या है, क्लीन वाटर को करने के लिए, एक तो पीएच लेवल है जो क्लीन करती है ड्रिंकिंग वाटर को, तो ये हमेशा बोला है कि इट शुड बी नेचुरल बिटवीन 6.5 एंड 8.5, इसके बीच में होनी चाहिए। अगर आपका जो पीएच है वो 6.5 से अगर बिलो हो गया तो वाटर क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक हो जाएगा और कॉरेसिव हो जाएगा। ठीक है, पहला तो ये है कि एक पैरामीटर ये हो गया कि पीएच लेवल के थ्रू आप ड्रिंकिंग जो लेवल है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को देख सकते हो। देन दूसरा है डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर, मतलब कितना एक्चुअल अमाउंट है फ्री ऑक्सीजन का जो डिजॉल्व होती है हमारी वाटर में। फॉर एग्जाम्पल क्लीन वाटर है तो शुड हैव डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल टू 7 to 8 mg एल होगी। ठीक है,
जो क्लीन वाटर की डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी वो 7 से 8 होगी। हैवी पॉल्यूटेड वाटर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ज्यादा पॉल्यूशन गया वाटर में तो आपकी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो हो जाएगी डाउन, और वो क्या हो जाएगी 4.0, जिससे क्या होगा एक्वेटिक फिश है वो क्या होगी सफोकेट होने लग जाएगी, मरने लग जाएगी। तो याद रखिएगा डिजॉल्विंग ऑक्सीजन हमेशा हमारी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और बीओडी हमेशा हमारा कम होना चाहिए। अब बीओडी क्या होता है, अभी मैंने आपको बीओडी बोला, तो देखो बीओडी ऐसे अगर हम करें वेस्ट, इमेजिन करो ह्यूमन वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट डंप इनटू द रिवर, ये ह्यूमन का जो है ऑर्गेनिक वेस्ट है सब एक रिवर में डंप कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि बैक्टीरिया वेकअप, ठीक है, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया रिवर में गए, उन्होंने देखा कि ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारे जो फूड है बहुत सारे हैं, तो उन्होंने क्या किया उसको एज ए कंज्यूम कर लिया, तो स्टार्ट मल्टीप्लाई रैपिडली टू ब्रेक इट डाउन, तो उन्होंने क्या बहुत स्पीड से उन चीजों को ब्रेक कर दिया। देन अब क्या हुआ, अब जो वेस्ट किया वहां से ये बैक्टीरिया उन्होंने ले लिया, देन ऑक्सीजन रेस हो गया, अब डिकम्पोज किया जो वेस्ट को, तो बैक्टीरिया ने क्या किया मासिव अमाउंट ऑफ रिवर डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली, और अब जो डिजॉल्व ऑक्सीजन मैंने बोला ना कि जितनी ज्यादा होगी उतना हमारे क्लीन फेसेस के लिए अच्छा होगा, तो उन्होंने इसको डिकम्पोज करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन ले लिया। तो याद रखिए कंक्लूजन, बीओडी इज सिंपली अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बैक्टीरिया नीड टू क्लियर ऑर्गेनिक। जो बीओडी क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो जो ऑर्गेनिक वेस्ट को उनको क्लियर करने के लिए जो ऑक्सीजन का अमाउंट कंज्यूम करते हैं उसे हम बीओडी बोलते हैं। तो याद रखिएगा हाई पॉल्यूटेंट मतलब हाई फूड फॉर बैक्टीरिया, हाई बीओडी मीन्स लो डिजॉल्व ऑक्सीजन। समझ में आ गया आपको कंसेप्ट। देन ऑक्सीजन पैरामीटर, डिजॉल्व ऑक्सीजन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, तो देखो डिजॉल्व ऑक्सीजन मैंने आपको बता दिया, तो एक्चुअल अमाउंट है ऑक्सीजन का अवेलेबल इन द वाटर फॉर एक्टिविटी, जो एक्टिविटी लाइफ है हमारी फेसेज है उनके लिए जो एक्चुअल अमाउंट हमें चाहिए होता है वो हमारे डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्रीज डिजॉल्व, जितने ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट आप नदी में डालोगे ऐसे ही आपका डिजॉल्विंग ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वो 4 mgl से डाउन हो जाएगा। तो वाटर अब जब जैसे वो डाउन हुआ इसका मतलब वाटर हमारा पॉल्यूटेड है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन पता चलेगा जो एक्चुअल चाहिए होती है। देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, जो मेजर करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कि कितना बैक्टीरिया ने कंज्यूम किया, किस करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, ऑर्गेनिक ओनली ऑर्गेनिक वेस्टेज के लिए। तो याद रखिएगा हाई बीओडी मीन्स हाई पॉल्यूशन, लो डीओ, मतलब अगर आपकी बिकॉज बीओडी ओनली मेजर था ऑर्गेनिक वेस्ट एंड इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ टोटल पब्लिश, सिर्फ वो ऑर्गेनिक वेस्ट को मेजर करती है। अब ये हो गया हमारा, और नेक्स्ट क्या है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अभी डिजॉल्व पढ़ लिया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब मेजर द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज बोथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, अभी हमने सिर्फ उसमें ऑर्गेनिक पढ़ा, बायोलॉजिकल में। केमिकल में क्या होगा, जब आप मेजर करते हो ऑक्सीडाइज दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड इन द वाटर। तो अगर याद रखना कंपाउंड जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारा फास्टर होती है, मोर एक्यूरेट इंडिकेटर होती है ओवरऑल पॉल्यूशन में। तो बीओडी तो सिर्फ उनको देख रहा था ऑर्गेनिक को, लेकिन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसको देख रहा है, दोनों को दे रहा है। तो याद रखिएगा द सीओडी वैल्यू इज वाटर सैंपल विल ऑलवेज बी हायर देन द बीओडी वैल्यू, क्योंकि आपको पता है बीओडी सिर्फ ऑर्गेनिक का है, ठीक है, और ये दोनों का है। देखो इस तरीके से अगर हमें आपको अगर समझाना हो तो मैं ऐसे देखो, डिजॉल्व ऑक्सीजन हो गई क्लीन, ठीक है, 7 to 8 mg पर लीटर आइडियल होती है, ठीक है। अगर इसे ब्लो हुई तो 4.0 डेट, तो क्या होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका मेजर करोगे तो इसमें पॉलीटेंट हो गया। पॉलीटेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये डिकम्पोज करने में से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। तो हाई बीओडी मतलब हाई पॉल्यूशन, देन लो डीओ। देन अब आया केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सिर्फ ऑर्गेनिक को देख रहा था, ऑर्गेनिक वेस्ट ब्रेकडाउन कर रहा था, लेकिन ये ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, तो हमेशा रखना सीओडी इज ऑलवेज हायर देन द बीओडी। देन कम टू द ग्राउंड वाटर टॉक्सिन। क्या क्या ग्राउंड वाटर की हमने बात करी कि जो आपके पेस्टिसाइड्स के थ्रू, जो रेन के थ्रू, एग्रीकल्चर रेन के थ्रू जो अंदर पोर्स में चला जाता है, तो उसमें क्या क्या टॉक्सिन होते हैं। तो पहला है नाइट्रेट्स, जो कि किससे आता है, फर्टिलाइजर से आता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, या फिर कह सकते हो मीथोमेगाबेलिमिया होता है, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ नाइट्रेट, जब एक्सेस ऑफ नाइट्रेट हमारे ड्रिंकिंग वाटर में रिएक्ट करती है तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है इन्फेंट में वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो वो बॉडी को रोकता है कि ऑक्सीजन कैरी ना कर सके। तो कितना डेंजर है, आप सिंपल एज वाटर पी लो लेकिन बच्चों को ये डिसीज होगी। देन दूसरा है फ्लोराइड, एक्सेसिव ऑफ नेचुरल प्रेजेंस, ठीक है, नेचुरल कॉज ऑफ फ्लोरोसिस, टीनी अमाउंट प्रिवेंट टू डिके, ठीक है। एक्सेस ऑफ फ्लोराइड हार्डन द बोन एबनॉर्मली कॉजिंग स्टिफ जॉइंट स्केलेटन फ्लोरोसिस सीवियर टीथ डिफॉर्मिटी। जब आप देख लो टीथ में जो डिफॉर्मिटी होती है तो ये किस होती है, फ्लोराइड से होती है, फ्लोरोसिस से होती है। कि
थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है हमें टूथ डिके के लिए, ठीक है। लेकिन एक्सेसिव फ्लोराइड हो गया तो वो बोर्ड को हार्ड ऑन बना लेगा और एबनॉर्मली स्टिफ जॉइंट्स हो जाएंगे और सीवियर टीथ डिफॉर्मिटी हो जाएगी। देन कम टू द आर्सेनिक, हैवी ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। हैवी ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन क्या होती है? कॉज ब्लैक फूड डिसीज, स्किन लेजन एंड कैंसर। जो आर्सेनिक से क्या होता है, ग्राउंड वाटर में अगर आर्सेनिक हो गया तो क्या होगा? ब्लैक फूड डिसीज हो जाएगी, मतलब काला काला हो जाएगी, स्किन लेजन हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो आर्सेनिक कंटामिनेशन है सबसे ज्यादा सीवियर किसमें होता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, क्योंकि आपको पता है स्पेसिफिकली कहाँ पे? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, ठीक है। अब इंडस्ट्री हैवी मेटल डिसीज कौन कौन से होते हैं? तो मैंने आपको बताया जो मरकरी होती है उससे क्या होती है? मिनामाटा डिसीज होती है, क्योंकि इससे क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है। जैसे आपने फिश ईट कर ली तो उसने क्या किया? बायो अकोमुलेटेड इंडस्ट्री मरकरी उसने सब कंज्यूम कर लिया, तो जिसके कारण आपको मिनामाटा डिसीज हो गई। कैडमियम क्या होता है? इटाई इटाई डिसीज होती है, ट्रांसलेटेड ओच ओच डिसीज। ये रिजल्ट क्या होता है? पेनफुल सॉफ्टनिंग द बोन्स। इसमें क्या होता है? हमारी जो बोन्स होती हैं उनमें पेन होता है, किडनी फेलियर होता है, हैवी एसोसिएट विद द बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड। जो बैटरी मैन्युफैक्चर से होती है उसे टाई टाई डिसीज होती है। लीड से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है चिल्ड्रन में, ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना। अब सरफेस वाटर, हमने ग्राउंड वाटर पढ़ा, देन अब हम पढ़ रहे हैं सरफेस वाटर। उसका क्या इकोलॉजिकल फ्लोरेस्ट है? बिगेस्ट रिवर पॉल्यूटेंट आपको पता है, पी/क्यू में अगर पूछा जाए तो प्लीज अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज लगा लेना, पहला। अब यूट्रोफिकेशन, मैंने आपको पता है यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जब ये हमेशा पूछा जाता है, ये कब होता है? जब आपका एग्रीकल्चर फर्टिलाइज होता है, जिसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन फॉस्फोरस होती है, वो हमारी लेक में चला जाता है। तो इससे क्या होगा कि अब इससे क्या होगा? बहुत ज्यादा जो एल्गी ब्लूम क्रिएट होंगे, तो एल्गी क्या करेंगे? वो सनलाइट को ब्लॉक कर देंगे, तो धीरे धीरे क्या होंगे? हमारे ये मर जाएंगे। तो बैक्टीरिया कंज्यूम, जितनी भी ऑक्सीजन थी वो सारा क्या करेगा? बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेंगे डिकम्पोज करने में, जिससे कि हमारे जो फिश है वो सफिकेट होने लग जाएंगी और मरने लग जाएंगी। तो याद रखिए यूट्रोफिकेशन ये चीज होती है, ठीक है, क्योंकि सनलाइट का एलिग ब्लूम के कारण जो होता है वो एट्रोफिकेशन होता है। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? जब थर्मल पावर प्लांट डिस्चार्ज करते हैं हॉट वाटर, तो वो डायरेक्ट रिवर में गया, तो जिससे क्या होगा? हमारे डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो लो हो गई। डिजॉल्व ऑक्सीजन पता चल गई ना, क्लीन होता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी कैपेसिटी वाटर है वो कहीं ना कहीं लो हुई, तो किलिंग एक्वेटिक लाइफ थ्रू द हीट स्ट्रोक। अब हम आते हैं सॉइल पॉल्यूशन पर। देखो प्राइमरी कोज क्या होता है हमारा सॉइल पॉल्यूशन का? पहला एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर। कैसे होता है? जब आप क्या करते हो? आप ओवर यूजेज नाइट्रोजन का करते हो, ज्यादा नाइट्रोजन यूज कर दिया, फॉस्फोरस यूज कर दिया, पोटेशियम कर दिया। आपने पता है एनपीके यूज करते हो ना आप, फार्मर जितने भी फार्मर है वो इसे यूज करते हैं। जिससे क्या होता है? हमारे नीचे सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे अर्थ फॉर्म है वो क्या हो जाते हैं? हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? उसकी जो सॉइल है पीएच जो होगी वो अल्टर हो जाएगी और वो हाईली एसिडिक हो जाएगा और अल्कलाइन हो जाएगा। दूसरा है हमारा ओवर इरिगेशन, सैलिनाइजेशन ट्रैप। ये क्या होता है? जब फार्मर क्या करते हैं? बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर इरिगेशन के लिए यूज करते हैं ड्राई एरिया में, जैसे कोई सूखा एरिया है वहां पे आपने क्या किया? बहुत ज्यादा सिंचाई कर दी ग्राउंड वाटर से। इससे क्या होगा? वाटर तो एवोपरेट हो जाएगा, लेकिन वहां पे क्या बचेगा? सॉल्ट बचेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो सैलिनाइजेशन कहलाती है, और ये क्या करती है? कहीं ना कहीं फर्टाइल करती है लैंड को, किसमें? डेजर्ट में बनाती है, ठीक है। तो समझ लो जो ज्यादा सूखे इलाके हैं अगर आप उसमें ज्यादा पानी डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? सेलिनाइजेशन प्रोसेस होगा, जिससे कि वो डेजर्ट बन जाएगा, ठीक है। देन और इंडस्ट्री अफिलिएंट फैक्ट्री, जो बहुत सारे हैवी मेटल आर्सेनिक कैडमियम डायरेक्टली ग्राउंड परमानेंटली ये क्या करते हैं? हमारी सोल स्ट्रक्चर को परमानेंटली पॉइजन कर देते हैं, ठीक है। देन बायोट्रैप क्या है? देखो मैंने आपको दो तरह का होता है, बायो अक्यूमुलेशन होता है, एक बायो मैग्निफिकेशन होता है। बायो अक्यूमुलेशन होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में, याद रखिएगा। इट इज द बिल्डअप टॉक्सिक केमिकल, जैसे कोई पेस्टिसाइड है वो एक फेट टिश्यू में या एनिमल ओवर एक लाइफ टाइम में एक ही इंसान के पास रहेगा, ठीक है। बिकॉज एनिमल टेक इन पॉइजन फास्टर देन द बॉडी कैन फ्लश इट, क्योंकि वो क्या करते हैं कि ज्यादा पॉइजन ले रही तो उससे ज्यादा फास्टर देन जितना वो फ्लश करते हैं उससे ज्यादा उनमें होता है। तो याद रखिए सिंगल ऑर्गेनिज्म में होता है बायो अक्यूमुलेशन, ठीक है। टॉक्सिक केमिकल पूरा है फैट टिश्यू में, ठीक है। एनिमल ओवर इट्स ओन लाइफ टाइम, ठीक है, उनका एक ही उससे लाइफ टाइम ओवर हो जाता है, ठीक है। देन दूसरा होता है बायोमैग्निफिकेशन, ये होता है हमारा फूड चेन में। जैसे सपोज करो एक पर्टिकुलर चीज ने किसी ने खाया, उसने किसी और को खाया, उसने किसी और को खाया, तो ये क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन मल्टीप्लाई, मतलब बहुत ज्यादा हो जाए। सपोज करो ए बग ईट पॉइजन सोइल, ए फ्रॉग ईट 10 bugs, देन स्नैक ईट 10 frog, ईगल ईट 10 insect। तो ये जो हाईएस्ट मोस्ट डेडली पॉइजन डोज ऑफ पॉइजन होगी, ठीक है। बायोअक्यूमुलेशन एक सिंगल में, लेकिन ये चेन के थ्रू ट्रांसफर होता है। देखो जैसे मैंने आपको बताया बायोअक्यूमुलेशन जुवेनाइल अडल्ट सीड है, मतलब उसी में होगा जब वो था हैपन इन सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म में होगा पूरी लाइफ टाइम में। तो ये था, देन ये हुआ, देन ये
सीनियर हो गया, ठीक। देन ये हाईएस्ट वो हो गया। देन बायोमैग्निफिकेशन, इसने इसको खाया, इसको खाया, इसने इसको खाया। अब ये सबसे ज्यादा टॉप प्रेडेटर जो है, सबसे ज्यादा डेंजरस है। करेंगे परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स मीन्स पीओपी। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है पीओपी का मतलब क्या होता है। ये बहुत हाईली टॉक्सिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री केमिकल है, जैसे आपकी डीडीटी हो गई, ठीक है, आपका इंडोसल्फर हो गया, जो कि नेचर में क्या होता है, इजीली डिग्रेड या ब्रेक डाउन नहीं होता, ये मिट्टी में डिकेड्स तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। ये वो होते हैं, मतलब ये डिग्रेड नहीं होते नेचर में, ये क्या करेंगे, दे स्टे फॉर सॉइल इन डिकेड्स। तो प्लीज इसको आप अच्छे से समझो। एंड एंटीमैक्स कैसे स्टेटमेंट देगा, पीओपी वॉलेटाइल नहीं होता और जहां बनते हैं वहीं रहते हैं। तो ये आंसर आपका पता है रॉन्ग है, क्योंकि पीओपी क्या हाईली वॉलेटाइल है, ये मिट्टी में एवोपरेट होकर एयर के थ्रू पूरी ग्लोब पर ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना, और इसमें अगर कोई भी एरर होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। तो पीओपी क्या है, वन प्लेस में नहीं रहता है, वॉलेटाइल है, एवोपरेट होता है और थ्रू द ग्लोब अक्रॉस होता है, और ये इवन एंटायरली डिफरेंट कंटिनेंट्स में जाता है, ठीक है, बहुत दूर दूर तक चला जाता है। अगर सपोज करो ट्रीटी लिंक, अगर इसका डायरेक्ट लिंक समझें इंटरनेशनल ट्रीटी से, टॉक्सिक केमिकल को ग्लोबली बैन और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो अग्रीमेंट है, प्लीज उसका नाम है स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो देखो पीओपी समझ में आएगा, बहुत हाईली टॉक्सिक है, जो डीडीटी और इंडस्ट्रियल जैसे होते हैं, और ये डिग्रेड नहीं होते नेचर्स में, ये क्या रहते हैं, ये डिकेड्स तक रहते हैं, ये एवोपरेट होते हैं, ट्रेवल करते हैं थ्रू द एयर एंड द ग्लोबल लेवल। और ये जो ट्रीटी है इसको बैन करने के लिए कौन सी आई, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। देन हम चलते हैं लेचिड कनेक्शन, सॉइल टू वाटर। अब ये जो ये होता क्या है, व्हेन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज डम्प्ड इन ओपन लैंड फॉर रेन वाटर, व्हाट इज अबाउट द रोटिंग गार्बेज, दिस क्रिएट अ हाईली टॉक्सिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड द लेचिड। तो ये क्या होता है, जब शहरों का म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जैसे ओपन कचरे का ढेर जो बोलते हैं ना, ओपन लैंड फिल्म का डंप कर देते हैं हम उसे, कचरे का ढेर अगर आप डंप कर देते हो तो क्या होता है, वो बारिश के पानी में सड़ता रहता है, जिससे क्या होता है, कचरे के ऊपर बहता हुआ एक हाईली टॉक्सिक काले रंग का लिक्विड बनता है, जिसे लेचिड कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि आपने क्या किया, जो आपका पूरा गार्बेज था और उसमें क्या हुआ, गार्बेज को डंप कर दिया आपने किसी खुले लैंडफिल में, ठीक है। अब वो क्या हुआ, वो वहां पे बहुत टाइम तक रहता है, सड़ जाता है, देन बारिश होती है, देन वो ब्लैक लिक्विड हो जाता है, आपने देखा होगा काला काला पानी हो जाता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा लेचिड होता है। तो अब आता है कि ये जो है, ये क्या है, हजार क्या है, इफ लैंडफॉल इज नॉट प्रॉपर्ली सील्ड विद अ हैवी प्लास्टिक लाइनर एट द बॉटम, अगर तुमने अच्छे से बॉटम में उसको ढंग से नहीं सील किया तो क्या होगा, टॉक्सिक लेचिड मिट्टी से रिस कर सीधे कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, और आपके अंडरग्राउंड वाटर टेबल को परमानेंटली पॉइजन कर देते हैं। तो प्लीज इस कंसेप्ट से, सॉइल टू वाटर कैसे जाता है, मतलब जो मिट्टी पे जो आपने कचरा भेजा वो कैसे पानी के अंदर जाता है, उसे हम बोलते हैं लेचिड कनेक्शन है, ठीक है। समझ में आया आपको लेचिड क्या होता है, कि ये पानी को परमानेंटली आप पॉइजन कर दिया। अब हम इसे सही कैसे करें, अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि पीओपी है, ग्राउंड वाटर हजार्ड है, लेचिड है, अब इसको सही कैसे करते हैं। तो हमारे पास ना दो टेक्निक्स होती हैं, माइक्रो वर्सेस प्लांट्स, ठीक है, दो तरीके से होते हैं। तो याद रखिएगा, अब इसे साफ करने के लिए हम कैसे करें, दो बड़े वेपन है, पहला है हमारा बायरोमेडिएशन, दूसरा है हमारा फाइट्रोमेडिएशन। बायरोमेडिएशन क्या होता है, तो यूज ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी होते हैं, जो नेचुरली क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सॉइल पोल्यूटेंट को, लाइक अ क्लीन अप ऑयल स्पिल ऑन लैंड, ठीक है। तो अब ये क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, इसको यूज करके सॉइल पोल्यूटेंट को नेचुरली कंज्यूम ब्रेक डाउन करवाते हैं, जैसे हमने पता है कि जैसे आप लैंड पर ऑयल स्पिल को साफ करते हो ना, इस तरीके से ये लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं। पहला टेक्निक होगी आपका बायोमेडिकेशन, मतलब आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्लियरेंस करना। दूसरा हमारा होता है फाइट्रोमेडिएशन। फाइट्रोमेडिएशन क्या होता है, द यूज ऑफ लिविंग प्लांट, जो हमारे प्लांट है जो सॉइल को क्लीन करते हैं। जैसे आपको पता हो, अगर आपको अच्छे से पढ़ा हो तो इंडियन मस्टर्ड्स है, सनफ्लावर है, ये एज ए वैक्यूम क्लीनर का काम करते हैं। तो जब हम लिविंग प्लांट का यूज करके मिट्टी को साफ करते हैं, देन उसे हम बोलते हैं फाइट्रोमेडिएशन। तो याद रखिएगा कि ये टॉक्सिक सॉइल से भी हैवी मेटल जैसे लीड हो गया, कैडमियम को अपनी रूट्स और लीव में ऑब्जर्व करके मिट्टी को नेचुरली प्योरीफाई कर देते हैं। कौन कौन से, मस्टर्ड्स और सनफ्लावर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हें जो सॉइल को वो क्लीन कर सकते हैं। तो यार देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये से करेगा इसको क्लीन, जैसे ऑयल फर्स्ट पे से ऑयल साफ हो जाता है ना, इससे ये सॉइल में से पूरा पॉल्यूशन हटा देगा। फाइट्रोमेडिएशन के थ्रू प्लांट क्या करेगा, जैसे सनफ्लावर हो गया, तो ये पूरा ऑब्जर्व कर लेगा लीड वैसे को एज ए वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करे।
अब हम पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट मतलब किस तरीके से हम डिस्पोज करते हैं अपना जो वेस्ट होता है हमारा, या तो हमने इन्होंने बोला कि हम 2 टाइप्स का करते हैं, या तो लैंडफिल मतलब अंडर द डंप वेस्ट इनटू द ग्राउंड, या इंक्लिनेशन मतलब बर्निंग एट द हाई टेम्परेचर। तो ये दोनों का, जैसे आपने सपोज करो ग्राउंड में डंपिंग कर दी किसी भी चीज की, तो ये डेंजर क्यों है? क्योंकि ये रेन वाटर मिक्स होगा रूटिंग गार्बेज से। देन अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, अगर आपको पता हो तो। अब ये क्या हाईली टॉक्सिक लिक्विड बनेगा जो कि लेचिक, जैसे मैंने बताया ब्लैक कलर का वाटर बन जाता है, और जो कि लीक होगा हमारे सॉइल के थ्रू ग्राउंड वाटर में, जिससे कि ये परमानेंटली पॉइजन कर देगा। तो ये तो बहुत डेंजर है, जो आप कचरा डंपिंग करके उस डंप करते हो ना कचरे को ग्राउंड में, वो बहुत ज्यादा हजार्डियस प्रोसेस है। सेकेंड है इंसाइनरेशन। इंसाइनरेशन का होता है बर्निंग एट हाई टेम्परेचर। ये इसका अच्छा है, मतलब हाई टेम्परेचर पर कचरा जलाने से क्या होता है, जो हमारी हजारियस मेडिकल इन्फेक्शियस वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने का सबसे बेस्ट मेथड है। क्योंकि ये क्या करता है, जो वॉल्यूम होता है ना, अगर कोई इतना बड़ा साइज है तो उसको सिर्फ 90% रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो पहला तो यही है कि आपका साइज रिड्यूस, वेस्ट वॉल्यूम हो गया 90%। देन दूसरा हमारा क्या है कि अगर सपोज करो कि इससे क्या होता है कि ये हमारा हजारिस मेडिकल इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए बेस्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज करो बर्निंग, ठीक है, तो बर्निंग प्लास्टिक इज इंसाइनरेशन रिलीज हाईली टॉक्सिक गैस कॉल्ड द डाइक्सिन एंड फ्लोरेंस। अगर आप प्लास्टिक को गलाओगे, प्लास्टिक को जलाओगे, तो उन्होंने बोला कि फिर इससे क्या होगा, हमारे डाइक्सिन और फ्लोरान गैस रिलीज होंगी जो कि बहुत टॉक्सिक है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि टॉक्सिक गैस लिंक विद द इंसाइनरेशन, मतलब जो जलाते हैं कूड़ा उससे कौन सी टॉक्सिक गैस का रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमारे डायरेक्शन में ये जो होती हैं, ये हमें हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं, जो हमारी ये गैसेज होती हैं वो। अब आता है कंपोजिट। कंपोस्टिंग क्या होती है, जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एरेबिक प्रोसेस के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करके ऑर्गेनाइज फर्टिलाइजर बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, इसे बोलते हैं कंपोस्टिंग। अगर इसी का अगर अर्थवॉर्म को यूज हो तो हम उसे बोलेंगे वर्मी कंपोस्टिंग। तो ये तो हमारा सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्या करो, जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको आपने क्या किया, ऑक्सीजन के प्रोसेस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना हमारे अरेबिक प्रोसेस जितने भी हैं, उन्होंने कंपोज किया और उसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में यूज किया। ठीक है, तो अगर आपको पता, अगर अर्थफॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो वर्मी कंपोस्ट। तो ये हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का लैंडफॉल, इंसिनरेशन एंड कंपोजिटिंग। देन ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट टॉक्सिन। अब ये क्या है कि जैसे लैपटॉप हो गया, आपका फोन हो गया, मदरबोर्ड्स का कचरा है, सबसे बड़ा टॉक्सिक हजार है, और इनके ये टारगेट डायरेक्टली मतलब इनको याद रखना है आपको। ठीक है, तो याद रखिए, देखो ई वेस्ट जैसे मैंने ना, जो मोबाइल फोन लैपटॉप, ये सबसे ज्यादा ई वेस्ट में सबसे बड़ा टॉक्सिक हजार है, इनके टारगेट डायरेक्टली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ लीड, तो लीड किस में पाया जाता है, ओल्ड सीआरटी मॉनिटर में पाया जाता है। ठीक है, स्क्रीन में मिलता है, जो डायरेक्ट हमारे ब्रेन डेवलपमेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। देन हमारा कैडमियम। कैडमियम क्या होता है, फाउंड इन रिचार्जेबल लैपटॉप फोन बैटरी। ओके, एंड जो द कोजेज ऑफ किडनी फेलियर एंड बोन सॉफ्टनिंग, मतलब इटाई इटाई एंड किडनी फेलियर में कैडमियम का हमारा मेजर रोल है। देन बेरिलियम। बेरिलियम मतलब फाउंड इन कंप्यूटर मदरबोर्ड। ई वेस्ट है ना, जितना हमारे इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है उनके थ्रू जो वेस्ट आ रहा है उसे हम ई वेस्ट बोलते हैं। तो ये क्या है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में पाया जाता है, जो हमारे लंग्स के लिए हाईली टॉक्सिक है। ठीक है, अब आप, अगर मैं आपके कोड 55 के अगर स्टूडेंट है तो आपको पता है कि इंडिया में 90% से ज्यादा ई वेस्ट अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल सेक्टर हैंडल करता है, जहां लेबर बिना किसी प्रॉपर सेफ्टी गियर्स की काम करती है, जो देश में एक बहुत बड़ी ऑक्यूपेशनल लेबर हेल्थ क्राइसिस खड़ी कर रहा है। आपको पता है ना, जितने भी इन्फॉर्मल वो कोई सेफ्टी मेजर नहीं है। तो यस, ई वेस्ट हो गया। देन अब हम पढ़ेंगे बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, द कलर कोड रूल। इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें एक स्लाइड, हॉस्पिटल के कचरे को अलग बिन्स में रखना है, मतलब रूल्स हैं कि येलो बिन्स में क्या होगा, रेड बिन्स में क्या होगा, व्हाइट बिन्स में क्या होगा। तो जो येलो बिन्स में उसमें हमारे आते हैं स्ट्रिक्टली फॉर ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, सॉइल्ड कैटन बॉन्डेज, मतलब आप ये याद रख सकते हो कि इसमें क्या होता है, ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, और इसका डिस्पोजल हम कैसे करते हैं, इंसिनरेशन से करते हैं, जो कि हम जला के करते हैं। ठीक है, जो येलो बिन वाला है। ओके, ब्लड, सॉइल, कॉटन, बैंडेज, ये सारी चीजें जो भी होता है वो येलो बिन में आता है। देन रेड बिन में क्या आता है, रिसाइकलेबल कंटामिनेट प्लास्टिक।
जैसे IV ट्यूब्स हो गए, सिरिंज हो गई, निडल्स हो गए, है ना, इन्हें पहले ऑटोक्लेव स्टरलाइज किया जाता है, फिर रिसाइकिल किया जाता है। तो यस, रेड बिन में क्या होगा, जितनी भी हमारे रिसाइकेबल प्लास्टिक करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो रेड बिन करते हैं। देन व्हाइट बिन क्या होता है, व्हाइट बिन होता है हमारा ट्रांसलूसेंट एंड पंक्चर प्रूफ, ठीक है, स्ट्रिक्टली जो हमारे साफ मेटल के लिए होती है, जैसे निडल्स हो गए, स्कैल्पल्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, इनके लिए। अब ब्लू बिन क्या होता है, ब्रोकन ग्लास, एम्पोल्स और मेडिकल वाइल्स के लिए होता है। तो प्लीज ये हमारे बायोमेडिकल बेस्ड है, येलो, रेड, व्हाइट। तो देखो येलो में नाम रहा ऑटोमेटिक एक्सपायर्ड नीड्स, ठीक है, येलो बिन्स में इंसिनरेशन, इसको हम क्या करेंगे, जला के करेंगे। देन रेड बिन्स में हमारी प्लास्टिक IV ट्यूब्स हो गई, इनको हम क्या करेंगे, पहले हम इन्हें स्टरलाइज करेंगे, देन इन्हें रिसाइकल करेंगे। व्हाइट बिन में याद रखना नीडल ट्रांसपेरेंट होती है, और ब्रोकन ग्लास हमारे ब्लू बिन्स में आते हैं। देन आप पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी में पॉल्यूशन जाता है। पहला है हमारा इनहेलेशन, ठीक है, इनहेलेशन है जिसमें हमारा रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू जाता है। देन आपका दूसरा है हमारा इंजेक्शन, इंजेक्शन जो होता है हमारा किसके थ्रू जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट के थ्रू। एंड तीसरा है हमारा डर्मल एब्जॉर्प्शन, जो कि स्किन रूट के थ्रू जाता है। तो अगर आपको पता है कि बस ये अगर हिंदी में बात करो तो जो पॉइजन कैसे बॉडी में 3 मेथड्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो इनहेलेशन की बात करें तो वो क्या होता है, इनहेलेशन होता है एयर पॉल्यूशन, स्मोक्स से लंग में जाता है, ठीक है। तो ब्रीथिंग इन गैस जो आप ब्रीथ ले रहे हो, या फिर डस्ट है, जिससे लंग और ब्लड वेसल को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। तो एयर पॉल्यूशन हो गया, फैक्ट्री स्मोक हो गया, व्हीकल एग्जॉस्ट हो गया। अब आता है इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या होता है हमारा, कि ये होता है हैवी मेटल नाइट्रेट्स कंटामिनेटेड फूड और वाटर, ठीक है। जो आपने क्या किया, ईटिंग कोई ऐसा खाना खा लिया जो जिसमें पॉइजन वाटर था, ठीक है, ऐसा खा लिया जिससे क्या होता है, कंटामिनेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मेटल्स हो गए, हाईली लेवल पे नाइट्रेट्स हो गए, इससे क्या होगा, आपका स्टमक एंड लिवर और किडनी पे होगा। तो याद रखिएगा मेन कल्प्रिट कौन है, हैवी मेटल इन फिश, पेस्टिसाइड रेजिड्यू ऑन फूड एंड नाइट्रेट्स इन ग्राइंड वाटर। तो मेटल, पेस्टिसाइड और नाइट्रेट्स, इसके हमारा इंजेक्शन होता है। देन थर्ड है हमारा डर्मल एब्जॉर्प्शन, केमिकल हैंडलिंग से स्किन के थ्रू ब्लड में जाता है। डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट विद द चार्ज केमिकल, द इम्पैक्ट स्किन कैन सीप इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मेन कल्प्रिट कौन हुए, इंडस्ट्री सॉल्वेंट, केमिकल फर्टिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैंडलिंग, ठीक है। अब कोर बायोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या होती है, तो आपको पता है कोर बायोलॉजिकल मैकेनिज्म और डैमेज किस तरीके से है। तो पहला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो डैमेज इंसान में तो पॉल्यूटेंट बॉडी के अंदर जाके क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है, यानी अनस्टेबल फ्री रेडिकल सेल को अंदर रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इससे क्या होगा कि जो आपका हैवी मेटल एसेंशियल्स हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, उनको मिमिक करके एंजाइम को बंद कर देता है, जिससे कि आपके DNA को म्यूटेट करके कैंसर बनाता है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को अच्छे से रखिएगा। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब जो हमारे ओजोन पार्टिकुलेट मैटर है वो हमारे सेल्स में गए, अनस्टेबल मॉलिक्यूल क्रिएट करे जिन्हें हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। देन मॉलिक्यूल अटैक करते हैं हमारे रस्ट ह्यूमन सेल्स पे इनसाइड, देन इससे हमारा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। एंजाइम हार्मोन डिस्ट्रप्शन, अब इन्होंने कही हैवी मेटल है, जैसे आपने लीड मरकरी ली तो इससे बॉडी ने क्या किया, एक मिमिक एसेंशियल मिनरल्स जैसे कैल्शियम आयरन की एक कॉपी बना ली, और उन्होंने क्या किया, ह्यूमन एंजाइम को बाइंड कर दिया, लॉक कर दिया, शट डाउन कर दिया केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। देन ऑक्सीजन ब्लॉकिंग, सर्टेन गैस केमिकल बाइंड टू द, अब कुछ जो हमारी गैस थी, मतलब ये मैकेनिज्म बता रहे कि किस तरीके से हमारा डैमेज होता है, ये चीज बताया। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ, देन एंजाइम हार्मोन को डिस्टर्ब किया, देन ऑक्सीजन ब्लॉकेज करी, और इससे क्या हुआ कि हमारा अब ऑक्सीजन स्टॉप कर दिया ब्लड को, कि जो ऑक्सीजन कैरी कर रही थी ब्रेन हट वो उसको बंद कर दिया। देन साइकोजेनेसिस, साइकोजेनेसिस का मतलब हुआ अब टॉक्सिक केमिकल क्या हुआ, हमारे अल्टीमेट जो DNA है उसको डैमेज कर दिया, जिसके थ्रू हमें क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। तो ये बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, ये किस तरीके से हमारी बॉडी में मतलब डैमेज करती है, ठीक है। अब देखो लंग्स की बात करूँ तो लंग्स किससे होते हैं, हमारे पर्टिकुलेट मैटर से होते हैं, जो आपको पता है 2.5 सल्फर डाइऑक्साइड से होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं वो हमारी नेसेस हेयर में जाते हैं, देन उसमें हेयर सेक्स में, और उसके बाद ये कॉज परमानेंट स्कैरिंग हो जाती है। देन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम किसके थ्रू होता है, लीड एंड मरकरी, क्योंकि हैवी मेटल है, जिससे ब्लड ब्रेन जो बैरियर्स क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे न्यूरन को। देन किडनी लिवर हमारा कैडमियम आर्सेनिक से होता है, और ब्लड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। तो प्लीज ये हमारे और देखो इस तरीके से
लीड जो मरकरी है वो हमारे ब्रेन को देख रहा है, ठीक है, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर्स, ये वहाँ पे जाने नहीं दे रहा है ना। देन हमारा जो ये है हमारा, वो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड उसको ऑक्सीजन को डिस्प्ले कर रहा है। देन इसमें हमारा जो हमारा PM 2.5 की बात करें तो ये हमारा क्या कर रहा है, कॉज स्कैरिंग हो रही है। देन कैडमियम आर्सेनिक से टिश्यू डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑर्गन पे अटैक करता है। देन एक्यूट वर्सेस क्रोनिक। अब देखो एक्यूट क्या होता है और क्रोनिक क्या होता है। हाईली एक्सपोजर, जो एक्सपोजर है ओवर द शॉर्ट पीरियड, जैसे किसी प्लास्टिक फायर को सडन ढूंढ के इमीडिएट चॉकिंग या कार्बन मोनोऑक्साइड से फेंटिंग करना, ये होगा एक्यूट। एक्यूट मतलब हाई एक्सपोजर, एक बहुत छोटे पीरियड के लिए होता है हाईली एक्सपोजर। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपने हैवी स्मोक में ब्रीथिंग करी, उससे सडन प्लास्टिक फायर जो है आपकी इमीडिएट, आपका मतलब गले में थ्रोट जलन सी हो रही है और या आप बेहोश हो गए, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया एक्यूट। देन क्रोनिक इंपैक्ट क्या होता है, लो लेवल एक्सपोजर, ये तो हाई लेवल में एकदम गए, आप अचानक बेहोश हो गया, कुछ भी हो गया। क्रोनिक लॉन्ग टर्म, ये ऑकर ड्यू टू द लो लेवल एक्सपोजर ओवर द मंथ ऑफ ईयर, जब आप बहुत टाइम तक एक ही, जैसे 10 साल तक अब आर्सेनिक वाला पानी पी रहे हैं, साइड स्किन लाइजन ऑर्गन कैंसर को डेवलप होगा इससे, ठीक है, जिससे आपका डैमेज चुपचाप बिल्ड होता रहता है, मतलब लॉन्ग टर्म ज़्यादा सीवियर है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि अब ये होता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम से आप कोई चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। देन कम टू द हैवी मेटल ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो मैंने अभी आपको बताया जो लीड है वो हमारा नंबर 1 इंडोर पॉल्यूटेंट है, ठीक है, जो कि हमारी पेन्स और रोड पाइप में पाया जाता है, ठीक है। इट परमानेंटली डैमेज किसको करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करता है, बच्चों को करता है, इससे उनका IQ भी बहुत स्लो हो जाता है। देन मरकरी, मरकरी से आपको पता है मिनामाटा डिसीज होती है, हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है, जिससे हमारा लॉस ऑफ मसल्स कंट्रोल थोड़ा सा रिड्यूज हो जाता है और पैरालिसिस हो जाता है, बर्न डिफेक्ट होता है, ठीक है। देन कैडमियम, कैडमियम क्या होता है हमारा, कैडमियम हो गया आपका इटाई डिसीज, जिसमें किडनी और एक्सेसिव स्ट्रीम सॉफ्टनिंग करती है, बोन्स में फ्रैक्चरिंग करती है। देन आर्सेनिक क्या होता है, ये हमारे ग्राउंड वाटर में पाया जाता है, जिसके जैसे ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में जैसे ब्लैक फूट डिसीज होती है, बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम होते हैं और कैंसर भी होता है, ठीक है। अब एयर पॉल्यूटेंट एंड देयर रिस्पेक्टरी टिप्स, अभी हमने एयर पॉल्यूटेंट वाला पढ़ेंगे। तो आपको पता कौन से एयर पॉल्यूटेंट है जिससे हम इनहेल करने में हमें दिक्कत आती है। तो पहला है हमारा सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, जो कि SPM पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है। ये इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि नसस हेयर को बाईपास करके लंग्स में परमानेंट स्केरिंग कर देता है, ठीक है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। तो ये जो पार्टिकल है वो बहुत छोटा होता है और ये हमारी थ्रोट को भी बाईपास कर देता है, डायरेक्ट हमारे लंग्स में या हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जिससे हमें क्या होता है, अस्थमा होता है और कार्डियोवैस्कुलर ब्लॉकेज होती है। देन देखो सोचो पॉल्यूशन के कितना ज़्यादा डाइवर्स डेंजरस इफेक्ट है। देन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इससे हमारी कफ नहीं होता, बट ये क्या करता है, ह्यूमन के हीमोग्लोबिन को बाउंड कर देता है 200 टाइम फास्टर देन द ऑक्सीजन। तो इसे ये जो पता है CO की खांसी नहीं होती है, ब्लड हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के मुकाबले में 200 टाइम्स गुना बाइंड होता है, ये केमिकल सफोकेशन है। तो ये जो हमारा क्रिएट करता है वो क्या है, एसिफिकेशन करता है, जिससे हेडेक और डिजीनेस के बाद साइलेंट डेथ होती है। जितना भी हो रहा है ना साइलेंट डेथ इज जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देन कम टू द सरफेस ओजोन, ये बहुत हाईली टॉक्सिक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है आपका, जो लंग टिश्यू को अग्रेसिवली बर्न करता है, सीवियर ब्रोंचाइट ट्रिगर करता है, ठीक है। देन हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है केमिकल इरिटेशन इन आई, थ्रोट्स एंड लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी डिसीज, ठीक है। अब कैंसर मेकिंग कौन से हैं, तो आपको पता है, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट मैचिंग करो, जो बेंजीन और हाइड्रोकार्बन है, जो हमारी व्हीकल एग्जॉस्ट, जो इंडस्ट्री से जो मिशन होता है ना, व्हीकल एग्जॉस्ट से निकलता है, स्ट्रिक्टली कैंसरजेनिक होता है, ये बोन मैरो को डिस्ट्रॉय करके डायरेक्टली ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का कारण होता है, पहला। दूसरा डाइक्सियम एंड फ्लोरेंस, अभी मैं जस्ट बोला था कि ये क्या होता है, जब आप किसी वेस्ट को जलाते हो, प्लास्टिक को जलाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे पॉप्स में जो इम्यून सिस्टम हार्मोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये गैसेस टॉक्सिक गैसेस रिड्यूस होती है, मतलब इंक्रीज होती है ना। तो ये डिस्टर्ब करती है ह्यूमन हार्मोन, डैमेज इम्यून सिस्टम एंड हाईली कैंसरजेनिक। देन एब्स्ट्रोसिस, ये पुराने बिल्डिंग मटेरियल को माइक्रोस्कोप फाइबर जब इनहेल होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल दैट ब्रेक इनटू माइक्रोस्कोप फाइबर व्हेन इनहेल इट केज ऑफ स्पेसिफिक डेडली लंग कैंसर, इसे हम मीसोथैलेमिया कहते हैं। देन कम टू द वाटर बोर्न, अब हमारा जो वाटर बोर्न टॉक्सिन एंड डाइजेस्ट सिस्टम क्या है, देखो नाइट्रेट है,
ठीक है। एग्रीकल्चर रन ऑफ जो एग्रीकल्चर के थ्रू आता है, जब ये सारी चीजें हमारा क्या करता है, ग्राउंड वाटर कंज्यूम कर लेता है, जो एग्रीकल्चर से बहता हुआ पानी आता है, जिससे क्या होता है, हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, ये नाइट्रेट ब्लॉक करती है बेबी के ब्लड को, जो ऑक्सीजन आगे ना करे, जिससे उसकी स्किन कैसी हो जाती है, ब्लू हो जाती है। देन बायोलॉजिकल पैथोजन, अनट्रीटेड जो हमारा डोमेस्टिक स्वेज होता है, उसे हम क्या करते हैं, रिवर में इंट्रोड्यूस करते हैं, रिवर में भेजते हैं, जिससे क्या होता है, जो इंट्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया एंड वायरस कॉजिंग टाइफाइड, कोलेरिया एंड सीवियर डिसेंट्री होती है। एंड ये कभी कभी पूछ लिया था, ऑड वन आउट, रिमेंबर द डेंगू इज वेक्टर बोर्न विया मॉस्किटो नॉट द वाटर बोर्न। तो जो डेंगू है वो नहीं आएगा, ठीक है, और तो हमारे इसमें इंक्लूड होता है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस वो पूछ लेता है। देन नॉइज पॉल्यूशन नॉन एडिटरी, तो अब आपको पूछेगा कि अगर किसी ने पूछ रहा है, तो आप लोगों ने अगर कोई ऐसे पूछता है कि जो हमारा नॉइज है, क्या उससे हमें हार्ट की डिसीज हो सकती है, तो योर आंसर शुड बी ऑलवेज अ यस, क्योंकि क्रोनिक एक्सपोजर अबव द 85 dB से परमानेंट बहरापन तो होता ही है, पर स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर होने से सीवियर हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का रिस्क ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। याद रखिएगा। तो ऑडिटरी इंपैक्ट करता है हमारा, हाईली इंडस्ट्री परमानेंट कर देता है, और इरिवर्सिबल डीफनेस है, ये तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो हमें हाई ब्लड प्रेशर, स्लोनिमिया एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है, अब हमारा ये जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पार्ट 3 होगा उसमें हम सारे हजार्ड्स पढ़ेंगे, सारी एनर्जी पढ़ेंगे, देन हम प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।